हजारों सालों से आसमान में चमक रहे सूरज ने इजिप्ट की धरती पर अपनी रोशनी के तले कई सारे फैरो और रानियों को आते जाते देखा था। मगर आज क्लियोपैट्रा पर जो गुजर रही थी वो देखकर शायद उस ताकत के देवता की आंखें भी नम हो गई थी। क्लियोपैट्रा को अपने पिता और इजिप्ट के महाराज ओलीट्स की मौत के आरोप में सजा के तौर पर देश से निकाल दिया गया था। जिस राजकुमारी ने अभी तक अपनी पूरी जिंदगी गुलाब के पानी में अपने पैर धोए, आज बेड़ियों में बंधे उसके नंगे पैर थकी रफ्तार से देश के बाहर जा रहे थे। जिस सूरत पर लोग अपनी जान छिड़कते थे, आज उसी पर थूक रहे थे। पूरी रात महल से इजिप्ट की सीमा तक का सफर तय करती क्लियोपैट्रा के पैरों में छाले पड़ गए थे। रेगिस्तान की रात में कम कपड़ों में क्लियोपैट्रा का बदन ठंड से कांप रहा था। पूरे रास्ते खुली आंखों के सामने उसे लोगों की धिक्कारने और बेरहमी से ताने मारने की तस्वीरें दिख रही थी। यूं तो उसने अपना पूरा हौसला जुटा रखा था, फिर भी कहीं ना कहीं उसका दिल और दिमाग सदमे में था। भिस्ती के हाथों जमीन पर कोड़े से घिसने की आवाज के अलावा भी क्लियोपैट्रा के कानों में आवाजें गूंज रही थी। कौन सोच सकता था कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे शैतान छुपा हुआ है। राजगद्दी के लिए अपने ही पिता का कत्ल कर दिया। छी छी छी। हाँ, और बेशर्मी तो देखो, इसने तो अपने पिता को मारकर रानी बनने की तैयारी भी कर ली थी। वो तो हमारे नए राजा का दिल भला है जो इसे केवल देश से निकाल रहे हैं। अरे अब ईश्वर करे ये औरत कभी इस धरती पर कदम ना रखे। ऐसी विशैली औरत तो बस हमारे मर्दों का मन भ्रमित कर सकती है। रानी तो दूर की बात है, ये तो नौकरानी बनने लायक है। क्लियोपैट्रा के चेहरे पर दुख, अपमान, क्रोध, निराशा जैसे कई सारे भाव एक साथ उमड़ रहे थे। एक ही पल में सब बदल गया था। उसके अपने लोग उससे मुंह मोड़ चुके थे। तभी साथ आए भिस्ती ने कहा, कुछ देर के लिए यहीं रुक जाना बेहतर है। पीछे पीछे दो नौकर जो साथ आए थे वो भी रेगिस्तान में अंजीर के पेड़ के पास रुक गए। वहां रखे एक पत्थर पर बैठ क्लियोपैट्रा ने अपनी हालत पर सोचते हुए मन ही मन कहा, इस खेल की शुरुआत भले ही मेरे अपमान से हो रही है, मगर ये अंत नहीं है। मेरी तरफ उठती हर गंदी निगाह, हर बदतमीजी का बदला लूंगी मैं। आज वक्त मेरे खिलाफ खड़ा है, कल वही वक्त मुझे इजिप्ट की गद्दी पर बैठते हुए देखेगा। उधर महल में परेशान अजीजा खुद में ही बड़बड़ा रही थी। मेरी बेटी न जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी, खाना पीना खाया होगा कि नहीं। मुझे इस साजिश का पता लगाना ही होगा। कोई तो है जो उन्हें मारना चाहता है। मुझे तुमको ढूंढना होगा। तभी अचानक उनकी निगाह महल के विशाल दरीचे पर पड़ी, जहां से अतुम तेजी से उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उसे इतनी जल्दी में आते देख अजीजा भी उसकी ओर तेजी से चलने लगी। उनसे मिलते ही अतुम ने इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में उनसे बोला, बड़ी मेहनत से रोम की चिट्ठी हाथ लगी है, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। मुझे इसे जल्द से जल्द वापस ताक पर रखना होगा ताकि किसी को भी शक ना हो। फिर उसने अपनी पेटी से एक खत निकालकर अजीजा को पकड़ाकर उन्हें कहा, 2 दिन बाद मैं शाम को यहीं आपको मिलूंगा। अजीजा ने उससे वो चिट्ठी ली और उसके सर पे हाथ रखते हुए बोली, मुझे पता है तुम इसे अपनी जान पर खेल कर लाए हो, तुम्हें नहीं पता। तभी अचानक उन्हें दूर से किसी के चलने की आहट महसूस हुई तो अजीजा ने अपनी आवाज और धीमी कर ली, तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे कितनी बड़ी उम्मीद दी है। अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। और इसी के साथ दोनों अपने अपने रास्ते किसी अनजान की तरह निकल गए। अगले दिन अजीजा ने सबसे पहले उस खत को खोला जो अतुम आधी रात को लेकर आया था। खत में बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा था, रोम इजिप्ट की गैर जिम्मेदारी से तंग आ चुका है। बार बार कहने पर भी इजिप्ट के शासक ने अभी तक रोम को जाने वाला सालाना टैक्स पिछले 2 साल से नहीं चुकाया है। अब सिर्फ 6 महीने का वक्त है। यदि इस सूचना के बाद भी इजिप्ट ने टैक्स पेटी नहीं भरी तो उसे 2 गुना टैक्स और जुर्माना दोनों भरना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इजिप्ट का हर एक बच्चा भूख से रोएगा।
महिलाएं बाहर निकलने से डरेंगी और पुरुष जिंदगी भर गुलामी की जिंदगी जिएंगे। रोम के 10,000 सैनिकों की छावनी अब इजिप्ट की राजगद्दी से ज्यादा दूर नहीं। अगर समय पर भरपाई नहीं हुई तो इजिप्ट के पतन का जिम्मेदार सिर्फ राजकुमारी क्लियोपैट्रा और राजकुमार टॉलेमी होंगे। सालुतरी दिन रोमा। ये खत पर मानो अजीजा की सांसें ही रुक गई थी। हे ईश्वर, अब आप ही कुछ करिए। अगर इस समय कोई इजिप्ट को इस काल से बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लियोपैट्रा ही है। मुझे जल्द से जल्द महाराज टॉलेमी को जाकर समझाना होगा कि इजिप्ट को इस वक्त क्लियोपैट्रा की सख्त जरूरत है, नहीं तो मौत खुद इस मिट्टी पर तांडव मचाएगी। दिन रात एक कर देने के बाद क्लियोपैट्रा किसी तरह सीमा से काफी नजदीक पहुंच गई थी। अब कुछ ही दूर सीमा पर लगी लोहे की बाड़ साफ नजर आ रही थी, जिसके पार थोड़ी दूरी तक राज्य रहित भूमि भी दिख रही थी, जहां क्लियोपैट्रा अब से न जाने जीवन का कितना समय बिताने वाली थी। भिस्ती ने अपने कोड़े को जमीन पर पटक सबको रुकने का संकेत दिया और फिर क्लियोपैट्रा से कहा, अब आपको यहां से अकेले ही जाना होगा। हमें बस यहीं तक आने की इजाजत है। पर मैं जाऊंगी कहाँ? यहाँ तो दूर दूर तक रुकने या रहने की कोई जगह ही नहीं है। क्लियोपैट्रा ने चिंता जताते हुए कहा, वैसे तो कानून के हिसाब से देश निकाला का मतलब ही यही है कि आपको यहाँ इस मौत की रेत में अकेला छोड़ दिया जाए। पर फिर भी आपकी इस नाजुक हालत को देख आपको बता दूं कि उस पार कुछ आदिवासी हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। बस उनसे ये कह दीजिएगा कि आप वही हैं जिस पर आज से 200 साल पहले राजगद्दी पर बैठने का सट्टा लगा था। अदोफो का फरमान है। ये कहकर वो क्लियोपैट्रा को बस एक चमड़े की बनी पानी की बोतल दे वहां से हंसते हुए चला गया। अब बीच रेगिस्तान में क्लियोपैट्रा अकेली थी। दिन की गर्मी और रात की ठंडी से उसे बुखार भी हो गया था। वो बचे हुए रास्ते को बस किसी तरह पूरा कर ही रही थी कि अचानक बहुत तेज हवाएं चलने लगी। ये क्या? रेत के चक्रव्यूह को भी आज ही आना था? क्लियोपैट्रा को सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर में रेत के टीलों ने अपनी जगह बदल ली थी और क्लियोपैट्रा बेहोश होकर जमीन की तह पर दब गई। सूरज ढलने से पहले तूफान रुक गया और क्लियोपैट्रा की आंखें भी धीरे धीरे खुलने लगी। कमजोरी से उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, पर उसने किसी तरह अपने चेहरे के हिस्से से रेत हटाई तो उसे दिखा कि एक व्यक्ति ऊपर से नीचे तक काले पोशाक में मुंह ढककर हाथ में तलवार लिए खड़ा था, जिससे खून टपक रहा था। क्लियोपैट्रा ने उलझन में धुंधली आंखों से अपना सर ऊपर कर उसे देखा और कहा, अगर मुझे इस बीच रेत में मरना ही था तो देश से निकालने की क्या जरूरत थी? वहीं फांसी लगा देते। मैं किसी चूहे की मौत नहीं मरूंगी, मैं इजिप्ट की महारानी हूं। कहते कहते उसकी आंखें दोबारा बंद हो गईं। उधर अजीजा महल के लंबे गलियारे को पार कर महाराजा टॉलेमी के कमरे के बाहर पहुंची, पर वहां मौजूद सैनिकों ने अपना भाला अड़ाते हुए उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। महाराज ने अंदर अभी किसी को भी आने से मना किया है, कोई खास उनसे मिलने आया है। अजीजा ने शक के साथ मन में कहा, कोई खास? वो भी इस समय? कहीं इस चिट्ठी के संबंध में तो? ये सोच उसने भाला एक तरफ किया और कहा, यदि मैं इस वक्त महाराज से नहीं मिली तो रोम के सैनिक बगैर किसी इजाजत तुम्हारी गर्दन नाप रहे होंगे। समझ में आया कुछ, या फिर से समझाऊं? और इतना कहते ही अजीजा के हाथ में चमकता हुआ खंजर नजर आने लगा। अजीजा का ये रूप देखकर सैनिक सहम गया और इस बीच अजीजा तेजी से कक्ष के अंदर चली गई। अंदर का दृश्य पर्दे के महीन कपड़े से झांकता हुआ अजीजा के सामने था। महाराज अपने आलीशान पलंग पर तकिए के सहारे लेटे हुए थे और एक औरत, जिसकी पीठ अजीजा की ओर थी, अपने हाथों से उन्हें अंगूर खिला रही थी। खुले बालों में वो औरत टॉलेमी की आंखों में आंखें डाल अपनी उत्तेजना को आग दे रही थी। तभी एक निवाला अंदर जाते ही टॉलेमी ने उससे पूछा, क्लियोपैट्रा को उस समय ही मौत की सजा दे देना ठीक था, है ना? इस सवाल पर उस औरत ने महाराज के बालों पर अपने हाथ फेरे और कहा, ऐसा करना गलत होता महाराज।
अगर वो मर जाती तो उसके चाहने वाले उसके लिए सहानुभूति रख सकते थे। इसलिए आपने अंत में जो भी सोच समझकर फैसला लिया, उससे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। टॉलेमी को उसकी बात कुछ समझ नहीं आई। तभी वो औरत अपने हाथ उसके चेहरे पर फेरते हुए बोली, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्लियोपैट्रा यदि मर जाती तो उसका गुरूर कैसे टूटता। अब वो इजिप्ट से बाहर रहकर जब आपको शासन करते देखेगी, दर दर भटकेगी, तब उसको पता चलेगा कि उसने आपको बेवकूफ समझ कितनी बड़ी भूल की है महाराज। टॉलेमी उस औरत की बातों में पिघलते जा रहे थे। वो भी उस औरत के हाथ पे हाथ रखकर बोले, न जाने क्यों आज मुझे तुम्हारी बात एकदम सही लग रही है। सच में असली मजा तो उसका गुरूर तोड़ने में ही आएगा। पर्दे के बाहर से ये दृश्य देख रही अजीजा ने घृणा से अपना मुंह फेर लिया। ये मैं क्या देख रही हूँ? कौन है ये औरत? वो दबे पैर वापस लौटने ही वाली थी कि तभी उसने उस औरत के हाथ पर कुछ देखा। एक तरफ उसने देखा कि वो औरत टॉलेमी को अभी भी रिझाने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ उसके दूसरे हाथ में जलने का ठीक वैसा ही निशान था जैसे अजीजा के हाथ में क्लियोपैट्रा के लिए आए हुए तोहफे से हो गया था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो बोली, अब तो किसी पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है। इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए, मैं खुद क्लियोपैट्रा तक ये बात पहुंचाने जाऊंगी। दूसरी तरफ क्लियोपैट्रा की जब एक बार फिर आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक छावनी में पलंग पर लेटी हुई थी। माथे पर पानी की पट्टी रखी हुई थी, बाल खुले हुए थे और किसी ने उसे पतले कपड़े की चादर उड़ा रखी थी। ये देख क्लियोपैट्रा चौंकते हुए उठकर बैठ गई। हड़बड़ाते हुए उसने अपने माथे से पट्टी हटाई, बगल में रखे तांबे के ग्लास को हाथ में पकड़ चिल्लाने लगी, कौन है यहाँ? और ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? तुम्हें मुझे मारने के लिए आखिर भेजा किसने है? क्लियोपैट्रा मानसिक रूप से इतनी सतर्क थी कि उसे समझ नहीं आया कि वो तो इस समय सबसे सुरक्षित हालत में है। उसकी आवाज सुन बाहर खड़ा पोशाक वाला आदमी अंदर आया और उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, महारानी की जय हो। मैं यहाँ आपको मारने नहीं बल्कि आपकी मदद करने आया हूँ। उसकी इस बात पर क्लियोपैट्रा को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद क्लियोपैट्रा फट से बिस्तर से उठ गई और विराट रूप में उसे आंखें दिखाते हुए बोली, मुझे सीमा पर ही खत्म कर देना चाहते हो ना, ताकि किसी को पता ही ना चले। बताओ किसने भेजा है तुम्हें, नहीं तो आज यहाँ किसी एक का खून जरूर हो जाएगा। उसे यूं देख आदमी ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और घुटनों के बल उसके सामने बैठकर बोला, महारानी, मैं इजिप्ट का ही सैनिक हूँ और आपको अपना जीवन समर्पित करने आया हूँ। जब मुझे पता चला कि आपको देश से निकाला जा रहा है तो मैं आपका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। अगर आपको याद हो तो वो आप ही थी जिसने मेरी बेटी को रोता देख महाराज ओलीट से कहकर अपने हार के बदले मुझे रोम की गुलामी से बचा लिया था। तभी मैंने तय कर लिया था कि अब मेरा ये जीवन आपका है। मेरी बेटी तो आज भी आपको महारानी नहीं बल्कि अपना फैरो मानती है। क्या उस लड़की के बाएं गाल पर एक बड़ा सा तिल है? क्लियोपैट्रा थोड़ा शांत होते हुए बोली, हाँ महारानी, वही है मेरी बेटी। ये कहते हुए सैनिक की आंखों में आंसू आ गए और वो क्लियोपैट्रा की ओर जमीन पर उसे नमन करने लगा। अब क्लियोपैट्रा को सैनिक की बात पर सच में यकीन होने लगा था और उसकी वफादारी देख उसके मन में मानो उम्मीद की एक किरण सी जाग गई थी। एक आखिरी बार क्लियोपैट्रा ने भावुक होते हुए उससे पूछा, तो फिर तुम्हारी तलवार पर वो खून? वो तो उस आदिवासी का था जिसने अदोफो के साथ आपको मारने का सौदा किया था। सैनिक ने जवाब दिया। पूरी बात जानकर क्लियोपैट्रा को अब उस पर पूरा यकीन हो गया था। उसने सैनिक को वापस उसके बगल में बैठने को कहा और कुछ सोचने के बाद वो बोली, ठीक है,
अब मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, लेकिन इसमें जान का खतरा हो सकता है। बोलो, मंजूर है? आपके लिए कुछ भी मंजूर है महारानी। सैनिक ने जवाब दिया। उधर महल में वो औरत खुद में बड़बड़ाते हुए टॉलेमी के कमरे से बाहर निकल रही थी। महाराज तो सच में बच्चा ही है। इतनी कोशिश की मैंने, फिर भी नहीं माना। तभी पर्दे के पास उसका पैर किसी चीज पर पड़ा। ये क्या है? अब क्या इस महल के नौकर ठीक से सफाई भी नहीं करते? ये कहते हुए उसने नीचे देखा तो किसी की पायल जमीन पर पड़ी हुई थी। उस औरत ने हाथ में उस पायल को उठाकर बड़े गौर से देखा और सोचने लगी, भला किसी की पायल यहां कैसे आ सकती है? लेकिन तभी उसने देखा कि पायल पर एक खास तरीके का निशान बना हुआ था, जिससे उसे याद आया कि ये पायल तो जानी पहचानी है। अच्छा, तो ये बात है। बिना पायल कितनी दूर भागोगी अजीजा? उधर वो औरत कमरे से बाहर महल के एक कोने में गई और वहां चुपके से कुछ गुंडों को बुलाकर उनसे कहा, मैंने यहां तुम्हें एक बहुत खास काम के लिए बुलाया है, जिसके लिए तुम सबको अच्छी खासी रकम भी मिलेगी। उस बूढ़ी अजीजा को लगता है कि वो बहुत होशियार है, छुप छुप कर मेरी बातें सुनेगी और फिर क्लियोपैट्रा की चेली बन उसे सब बता देगी। हरगिज़ नहीं। जाओ, जाकर पकड़ो उसे, और जहां कहीं भी मिले क्लियोपैट्रा तक पहुंचने से पहले उसके खून से अपनी तलवार रंग देना। और इसी आदेश के साथ वो गुंडे जल्दी से अजीजा को भूखे बाज की तरह ढूंढने निकल पड़े। उधर क्लियोपैट्रा ने सैनिक से कहा, सब तैयार है ना? सैनिक क्लियोपैट्रा से बोला, हाँ महारानी, जैसा आपने कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया। महल में अपनी बीवी को खबर पहुंचा दी है। सूर्य उगने से ठीक पहले वो गुप्त मार्ग का दरवाजा खोल देगी ताकि आप अंदर जा सके। वो यूं तो बावर्ची है महारानी, पर यकीन मानिए हालात ने उसे बहुत होशियार और मजबूत बना दिया है। अब हमें निकलना चाहिए। सैनिक और क्लियोपैट्रा दोनों ही वहां से महल की ओर जाने के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते क्लियोपैट्रा को चौकन्ना रहना पड़ा कि कोई उसे पहचान न पाए। किसी तरह छुप छुपाकर वो महल से बाहर तो पहुंच गए थे, पर अब असली मुश्किल आने वाली थी। महारानी, अब आपको अकेले ही जाना होगा, अपना ध्यान रखिएगा। सैनिक ने क्लियोपैट्रा को एक कपड़ा पकड़ाते हुए कहा। क्लियोपैट्रा न जाने क्यों अपना महल देख भावुक हो गई थी। ऐसा नहीं था कि उसे महल देखे बहुत वक्त हो गया था, पर अब महल का मतलब ही उसके लिए बदल चुका था। उसने खुद को संभालते हुए बड़ी ही चालाकी से गुप्त मार्ग के सामने खड़े सिपाहियों का ध्यान दूसरी ओर भटकाया और ठीक समय पर मार्ग के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। वो बहुत घबराई हुई थी कि कहीं वो पकड़ी न जाए, पर तभी मार्ग का दरवाजा खुला और वहां खड़ी सैनिक की बीवी ने उसका अभिनंदन करते हुए कहा, महारानी की जय हो, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। मैं बता दूं, इस वक्त हमारे पास समय कम है। दबे पैर आपको कम से कम समय में ये मार्ग पार कर अंदर आना होगा। उसके बाद का तो आप सब जानती ही हैं। चलिए जल्दी कीजिए।